संसाधन भूगोल में आज अपन संसाधन एवं पर्यावरण, संसाधन एवं पर्यावरण के अंतर्गत रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट के पेपर में संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल के पेपर में आज अपन इसी क्रम में एक पर्यावरण ह्रास का टॉपिक है, पर्यावरण अवनयन का टॉपिक है। अपन ने पर्यावरण अवनयन जिसको बोलते हैं, पर्यावरण डिग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना अर्थात पर्यावरण का ह्रास जिसको बोलते हैं, पर्यावरण का ह्रास, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ जाना उसका डिग्रेडेशन बोलते हैं। पर्यावरण का अवनयन जिसको बोलते हैं उस पर अपने चर्चा करेंगे, जिसमें पर्यावरणीय अवनयन यानी पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना, और उसमें भी विशेष करके किसका एक जो सबसे ज्यादा जिसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पर्यावरण के अपने डिग्रेडेशन या पर्यावरण का ह्रास या डाउनफॉल या पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ जाना, उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जो वनों का उन्मूलन हो रहा है, वन विनाश। आज अपन इन दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण की गुणवत्ता पर, पर्यावरण की गुणवत्ता अपना जिसको बोलते हैं कमी आ जाना, पर्यावरण की गुणवत्ता में एक प्रकार का ह्रास होना और उसकी प्रदूषित हो जाना, पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाना, अपनी जो गुणवत्ता है वो खो देना, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है वनों की और मरुस्थलीकरण की। तो आज अपना प्रधान टॉपिक तो पर्यावरण अवनयन है और उसमें सब टॉपिक है वन विनाश, अर्थात डिफोरेस्टेशन होता है वन विनाश, वनों का विनाश, यानी वन घटते जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण को शुद्धता रखने के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन ही सब कुछ है और वनों के द्वारा ही इनको बचाया जा सकता है पर्यावरण को। तो वन घटते जा रहे हैं और उसकी वनों की जो कमी हो रही है और वन विनाश हो रहा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं हमने। मानव ने आर्थिक लाभ तथा विकास के लिए एक बड़े पैमाने पर वन विनाश किया है, यानी मानव ने आर्थिक विकास तथा विकास के लिए, मानव ने आर्थिक विकास और विकास के लिए बड़े पैमाने पर वनों का विनाश किया है, वनों का एक प्रकार के वनों को काटा है विनाश के नाम पर, यानी कि कहने का मतलब है कि विकास के नाम पर मानव ने विकास के नाम पर वनों का जो विशेष करके जो डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर किया गया वन विनाश मानव के एक अविवेकपूर्ण का परिचायक है, एक अविवेक का परिचायक है। विनाश के नाम पर, यानी कहने का मतलब है कि मानव ने जितना भी प्रौद्योगिकी के तहत, टेक्नोलॉजी तकनीकी के तहत, अपनी मानव की क्षमता के तहत, बौद्धिक क्षमता के तहत विकास किया है, उनके नाम पर किया गया विनाश मानव के अविवेक का परिचायक है। यानी कि प्रारंभ में ग्रामीण अधिवासियों के अलावा कृषि तथा चारागाहों के लिए भी वनों को साफ किया गया, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और विभिन्न उपयोगों के लिए वनों का दोहन किया गया, जैसे जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती गई और विभिन्न उपयोगों के लिए वनों के दोहन में वृद्धि होती गई। कहने का मतलब यह है कि वनों का व्यापारिक दोहन वन विनाश का प्रमुख कारण रहा है। वनों का एक व्यापारिक दोहन है, वो वन विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, व्यापारिक महत्व है। कहने का मतलब है कि जो व्यापार स्तर पर एक मानव ने विकास किया है तो वो वन विनाश का एक प्रमुख कारण रहा है। पूरी दुनिया में, विश्व में जो एक वन जो घट रहे हैं और वनों का जो विनाश हो रहा है, उसमें अधिकांशतः एशिया व प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा विनाश ज्यादा हुआ है,
एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के देश हैं उसमें ज्यादा विनाश हुआ है। एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का जो मूल क्षेत्र है उसमें 1600 मिलियन हेक्टेयर जो था वो घट करके 938 मिलियन हेक्टेयर रह गया, यानी कि 41.4% का ह्रास हुआ है। और अधिकांश ह्रास भारत जो लगभग 65% का ह्रास है वो भारत, बर्मा, म्यांमार और श्रीलंका में सबसे ज्यादा हुआ है। विकासशील देशों में अधिक वन विनाश हुआ है, जो चिंता का विषय भी है। विकासशील देश है उसमें वन विनाश ज्यादा हुआ है, जो सबसे ज्यादा एक चिंता का विषय है। ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, कहने का मतलब यह है कि जो 11% क्षेत्र पर खुले वन है और 0.12% क्षेत्र पर जो मैंग्रोव नाम की वनस्पति है वो है, और 1.1% क्षेत्र पर जो एक कौवा के बागान है। तो ये कुल मिलाकर के भारत में केवल 10% क्षेत्र पर सघन वन है, 10% क्षेत्र पर सघन वन है। इसके साथ साथ जो ब्राजील है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इन देशों में भी वनों को जो वार्षिक कटाई की दर है वो बहुत ऊंची है, जो पर्याप्त एवं पारितंत्र के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वनों का विनाश एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में वन विनाश तेजी से अभी भी जारी है। भारत में वन विनाश है अभी भी वर्तमान में जारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वनों का जो अति दोहन प्रारंभ हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद, जो 1942-43 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और 47 में जो आजाद हुआ था भारत, तो स्वतंत्रता के बाद एक रेल उद्योग, जो अपने रेल उद्योग है और खनन है, नदी घाटी परियोजना है, ये जो सारी जो प्रतिरक्षा है, डिफेंस इसको बोलते हैं, डिफेंस कहने का मतलब है कि जो डिफेंस है, प्रतिरक्षा और जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, रेल उद्योग है, इन विकास कार्यों के लिए वनों का अत्यधिक विनाश हुआ है और इसका इनके कारण ही विनाश बढ़ता गया है। नगरीकरण तथा कृषि निरंतर में जो वनों की एक अति दोहन में ज्यादा योगदान रहा है। कहने का मतलब जो अपने नगरीकरण और कृषि क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है उसके कारण वनों का और अधिक वनों का विनाश हुआ है। और अति दोहन में जो योगदान है वो यदि देखें, आजाद भारत के बाद में 1955 विभिन्न पंचवर्षीय योजना जो 1951 से शुरू हुई थी, 1951 से लेकर के 1975 के बीच में देखें तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर वनाच्छादित क्षेत्र में 44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 1951 से लेकर के 1975 के बीच में 44 लाख हेक्टेयर वनाच्छादित क्षेत्र में कमी आई है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? एक विविध विकास कार्य, विविध प्रकार के विकास कार्य, ये इनका प्रमुख एक कारण रहा है। सर्वाधिक वन विनाश यदि भारत में देखें, सबसे ज्यादा जो वन विनाश हुआ है भारत में वो एक मध्य प्रदेश राज्य है। अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 2 मिलियन हेक्टेयर पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वनों का विनाश हुआ है। और इसके बाद में महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। भारत की बात करें, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, इनमें भी लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि में वनों का विनाश हुआ है। इसके अलावा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनमें 0.5 मिलियन हेक्टेयर वनों का विनाश हुआ है। और विशेष करके राजस्थान, हरियाणा व पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब, इन 3 राज्यों में जो आधे से अधिक यदि 50% है, आधे से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र नष्ट हो गया है। आधे से अधिक 3 राज्यों में आधे से अधिक वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो नष्ट हो गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर का 1/3 का क्षेत्र कम हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाका है उसमें 1/3 भाग है वो कम हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है? ये जो कम हुए भिन्न देशों में, भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न राज्यों में जो भिन्न अपने एक रूप देखा था कि इसमें
इस प्रकार से कमी आई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? वन विनाश के बहुत बड़े कारण है वैश्विक और प्रादेशिक स्तर पर। यदि वैश्विक और प्रादेशिक स्तर पर देखें तो इसके कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख कारण है वो वन भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण। वन भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण वन विनाश का कारण, यानी कि वनों का वन विनाश का कारण, वन विनाश का जो प्रमुख कारण है उसमें सबसे पहला आता है वन भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण। तो कृषि भूमि में रूपांतरण यानी जो वन है उसको काट करके आदिवासियों द्वारा वनों को काट लिया जाता है। स्थानांतरित कृषि, सेल्स एंड वन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम पर आज भी वनों को साफ करके वहां पर खेती की जाती है। भारत में जमीन प्रणाली जो उत्तर पूर्व भारत में एक प्रचलित एक कृषि प्रणाली है, वनों को साफ करके कृषि में चेंज किया जा रहा है, कृषि भूमि में रूपांतरण किया जा रहा है, वनों को तब्दील किया जा रहा है। ये मेन कारण है, यानी कि वन विनाश का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण वन भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो वन्य भूमि है उन पर भारी दबाव पड़ा हुआ है, भारी दबाव पड़ता है। और इसके जो एक वन भूमि को काट करके, वनों को काट करके, यानी कि अछूते वन जिसको बोलते हैं अपने अछूते वनों को काट करके कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। और इस प्रकृति के कारण जो उपयोग या विशेष करके अपने बोल सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र है, जो उपोष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। सवाना जो वनस्पति है उपोष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति का जो वन भूमि का कृषि में रूपांतरण हुआ है, तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। अब ये सवाना जो वन, जैसे रूस में स्टेपी कहते हैं, अपने अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान है, ये घास के मैदानों के नाम है। रूस में स्टेपीज सवाना घास के मैदान, अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ये आते रहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स कहते हैं। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये घास के मैदान है। इनको पशुचारण के विस्तृत क्षेत्र थे, ये घास के मैदान थे, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं। ये घास के मैदान एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। रूस में जो घास के मैदान है उसको स्टेप्स बोलते हैं, स्टेपीज। और अमेरिका में जो घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वतमाला के जस्ट पर्वतपतीय क्षेत्र में, उसको प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका है, इसमें एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में पंपास। और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सब क्या है, पशुचारण के विस्तृत क्षेत्र थे। तो इनको कृषि फार्मों में तब्दील कर दिया गया, कृषि फार्मों में बदल दिया गया। और भूमध्य सागरीय वन क्षेत्रों के स्थान पर भी बागान लगा दिए गए, यानी बागायती कृषि। भूमध्य सागरीय में खट्टे रसदार फल के लिए जो बागायती कृषि की जाती है, वो वनों को काट करके उसको रूपांतरित कर दिया गया है। तो ये एक वन भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, ये सबसे एक नंबर पर। और दूसरा आता है स्थानांतरित कृषि। कौन सी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि यानी कि दूसरा है स्थानांतरित कृषि, यानी कि स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। झूमिंग, जिसका नाम है अपने झूमिंग कहते हैं। उत्तर पूर्व भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न नामों से जानी जाती है। अपने छत्तीसगढ़ में बेबर है, हिमालय क्षेत्र में खील है, श्रीलंका में सेना है, और भिन्न क्षेत्रों में भिन्न नाम से जाना जाता है इसको, कृषि को। तो एक स्थानांतरित कृषि प्रणाली है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो पर्वतीय भाग हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्थानांतरित कृषि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानी जाती है, वन विनाश का एक बड़ा कारण रही है। भारत में यदि देखें तो उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश,
असम और मिजोरम, ये मणिपुर, आंध्र प्रदेश, पोदू कहते हैं इसको आंध्र प्रदेश में, स्थानांतरित कृषि को आंध्र प्रदेश में पोदू, अलग अलग नाम है ये। उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग कहते हैं। तो असम है, मिजोरम है, मणिपुर, ये जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, अपने त्रिपुरा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों में जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसको स्थानांतरित कृषि भूमि में बदल करके प्रभावित किया। सबसे ज्यादा प्रभावित ये क्षेत्र हुए हैं। सबसे ज्यादा जो स्थानांतरित कृषि से जो वन प्रभावित हुए हैं, वनाच्छादित क्षेत्र प्रभावित हुआ है, उसमें जो अपने भारत में मुख्य राज्य है उसमें यदि नाम आए तो उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और असम, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश को त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में जो एक विस्तृत वनाच्छादित क्षेत्र है वो स्थानांतरित कृषि से प्रभावित हुए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो चारागाह का विस्तार। वन विनाश का तीसरा जो कारण है उसमें चारागाह का विस्तार। चारागाह का विस्तार, चारागाह का विस्तार, ये सबसे ज्यादा वनों को काटने में अपनी अहम भूमिका। विस्तृत चारागाह है, जैसे उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के जो शीतोष्ण प्रदेश हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं विशेष करके, उसमें वन्य भूमि का पशु चारण के लिए प्रयोग एक अछूते वनों का ह्रास के लिए उत्तरदायी माना जाता है, उत्तरदायी रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि सागरीय प्रदेशों में जो वन्य भूमि है उसका पशु चारण के लिए प्रयोग किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग तथा पशु रेंचों के लिए झुंड के रूप में वनों को साफ करके एक चारण भूमि में बदल दिया जाता है, यानी पशु चारण भूमि में बदल दिया जाता है। तो ये एक चारागाह का विस्तार होने से विशेष करके उत्तरी दक्षिणी अमेरिका दोनों में, अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका जो शीतोष्ण प्रदेश है और विशेष करके भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वो भूमध्य सागरीय जिसमें मोरक्को है, इटली है, ये जो इजराइल है, जॉर्डन है, ये जो कंट्री है भूमध्य सागर के आसपास तटीय है, चिली भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका है, इन क्षेत्रों में विशेष करके चारागाह भूमि का विस्तार किया गया और ये भूमि चारण भूमि में बदल दी गई है। तो ये भी एक वन विनाश का कारण रहा है। चौथा आता है अतिचारण। अतिचारण का मतलब अति पशुचारण। अपने पशु क्या है, अपने पैर से छोटे पौधों को कुचल देते हैं और बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको, जैसे गर्दन लंबी होती है तो वो टहनियां तोड़ करके अति पशुचारण। ये भी एक विशेष प्रकार का अति जो पशुचारण है वो खुले वनों में सबसे ज्यादा अत्यधिक पशुचारण के कारण उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति का बड़े पैमाने पर कमी हुई है। विशेष करके सवाना घास का जो मैदान है, सवाना, उनकी भूमियां हैं वो विनाश के रूप में एक कृषि एवं पशुचारण में तब्दील हो गई है। इसके बाद में आता है वनाग्नि। वनों में आग लग जाना, यानी बड़े बड़े जंगल होते हैं। कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में जस्ट अभी पिछले दिनों में कई दिनों में आग लगी थी। ब्राजील में अपने जो दलदली वन क्षेत्र है वहां पर आग लग गई थी। वनाग्नि, वनों में लग जाना, आग लग जाना, तो ये एक भयंकर कारण होता है एक वन विनाश का। प्राकृतिक एवं मानवीय कारक दोनों इसमें उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक रूप से भी लग जाते हैं और मानवीय कारक भी कुछ होते हैं। प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों से उत्पन्न है वनाग्नि वनाच्छादन के लिए घास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडलीय, यदि बिजली कड़कते समय बिजली गिरती है तो वनाग्नि से प्रभावित प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। और मानव भी जानबूझ करके या अनजाने में वनाग्नि का कारण बन जाता है। अग्नि से वन विनाश के साथ साथ मिट्टियां पर, ये जो मृदा है उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे धरातल पर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वनाग्नि जो जैवीय समुदाय को भी हानि पहुंचाती है तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा करती है। इसके बाद में अगला जो वन विनाश का कारण है इसी क्रम में वो है वनोद्योग, यानी वनों पर आधारित उद्योग।
जैसे फर्नीचर उद्योग है पूर्ण रूप से वनों पर आधारित है, माचिस उद्योग है वो भी एक वनों पर आधारित, वनों पर जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे आजकल क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण का युग, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और बढ़ता हुआ नगरीकरण अर्बनाइजेशन, ये तीन फैक्टर बड़े वनोद्योग जैसे घरेलू और व्यापारिक उद्देश्य में जो लकड़ी काटने का जो बड़े पैमाने पर वन विनाश का एक प्रधान कारण है, और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के विस्तार से विश्व भर में प्राकृतिक वनाच्छादन का बहुत विनाश हुआ है। विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या द्वारा या ग्रामीणों द्वारा चारे व जलाऊ लकड़ी की प्रति जो वनाच्छादन एक बहुत बड़ा एक योगदान है। व्यापारिक लाभ के लिए भी कुछ निजी ठेकेदारों द्वारा वनों का अतिदोहन एक विनाश का महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो इस प्रकार से वनोद्योग भी एक वन विनाश का महत्वपूर्ण कारक है। अब इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है कि जो बड़ी बड़ी नदी घाटियां हैं, परियोजनाएं हैं, बड़े बड़े बांध का निर्माण है। अब जो कहीं पर भी यदि लार्ज स्केल पर बांध बन रहा है, जैसे कोलोराडो नदी पर हूवर बांध का निर्माण किया गया था विश्व स्तर पर ले तो, और भारत में ले तो टिहरी बांध परियोजना है जो लार्ज स्केल पर हुई थी। बहुत बड़े वन क्षेत्र को काट करके साफ किया जाता है, जहां बांध बनना है तो उस क्षेत्र को साफ करके, तो नदी घाटी परियोजनाएं एवं बड़े बड़े बांधों का निर्माण होता है और इनसे क्या है, वन विनाश होता है। बड़े बांधों तथा जलाशयों के निर्माण के कारण विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। नदी तटीय क्षेत्रों के वनों का भारी विनाश होता है। गंगा नदी पर टिहरी बांध तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध ये बड़े महत्वपूर्ण ज्वलंत उदाहरण है। यानी कि गंगा नदी पर भिलंगना जहां पर अपने नदी मिलती है भागीरथी, वहां पर टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य में, उसमें जो बांध बना है उससे सबसे ज्यादा वन विनाश जो क्षेत्र है। और नर्मदा पर जो सरदार सरोवर बांध के कारण गढ़वाल जो हिमालय क्षेत्र है उन पर भी, जो गढ़वाल कुमायूं वाला जो हिमालय क्षेत्र है उन पर भी बहुत बड़ा एक वन विनाश हुआ है जलमग्न क्षेत्र में। जो गुजरात के विस्तृत क्षेत्र जो वन क्षेत्र है वो नष्ट हो गए, सरदार सरोवर जो बांध बड़ा है। इसके साथ ही हजारों लोग वहां से विस्थापित हो गए तथा वन्य जीवन भी नष्ट हो गया। इससे सबसे ज्यादा जो का प्रभाव पड़ा है और सबके कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई है। इसके अलावा एक जैविक कारक, ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि वनों के निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक जो दवाइयां होती हैं, कीटनाशक बोलते हैं अपने, पीड़कनाशक, उनके प्रयोग के कारण सूक्ष्म जीव जो वनों में प्रवेश कर जाते हैं तथा पौधों को क्षति पहुंचाते हैं और कृषि के लिए वनों को साफ करने के साथ साथ वन्य जीवों को भी हानि होती है। अब ये तो अपन ने वन विनाश के कारण पढ़े, अब ये तो अपन ने कारण जाना कि वन विनाश का कारण कैसा होता है, लेकिन इसके साथ साथ में कंजर्वेशन जो वनों का संरक्षण के थोड़े उपाय जानना बड़ा जरूरी है कि यदि इस पे उपाय नहीं किया गया तो ये इसका परिणाम क्या होगा, ये परिणाम पर्यावरणीय अवनयन। तो पर्यावरण पर वन विनाश का जो प्रभाव है वो सूक्ष्म जलवायुीय परिवर्तन, तापमानों में वृद्धि, आर्द्रता एवं वर्षा में कमी, मिट्टी अपरदन, यानी कि मिट्टी अपरदन का मतलब एक तो चादरी अपरदन होता है, एक अलग सरिता अपरदन होता है। मिट्टी अपरदन कई कारकों से होता है, चादरी अपरदन, सरिता अपरदन यानी कि नदियों द्वारा अपरदन, एक अवनालिका अपरदन है, अपने चंबल नदी है पूरी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर कोटा के सारे, उसमें अवनालिका अपरदन एक भयंकर समस्या है। अवनालिका अपरदन ये जो जिसको बोलते हैं अपने मिट्टी अपरदन, और बाढ़ आती है, अतिवृष्टि जिसको बोलते हैं, वह भूस्खलनों, जो भूस्खलन होते हैं, चट्टानें ढह जाती हैं, भूस्खलनों
की आवर्ती में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरकता में ह्रास, ये सभी एक साथ में प्रकट होते हैं और इन सब के लिए वन संरक्षण के लिए एक सरकार द्वारा तथा नागरिकों पर बड़े स्तर पर सार्थक प्रयास करना अति आवश्यक है, बचाना इसको। इसके कौन कौन से उपाय करने चाहिए? वनों की कटाई तथा वृक्षारोपण का उचित अनुपात बनाए रखना। जैसे 33% भूमि पर वन होने चाहिए, सरकार का एक पैमाना है, वो बनाए रखना कि भूमि पर 33% पर वन होने चाहिए। अपने राजस्थान में तो है ही नहीं, अपने तो 19% पर ही है, बहुत कम है। तो ये वनों का जो एक संतुलन है, कहने का मतलब है कि वनों की कटाई तथा वृक्षारोपण का उचित अनुपात बनाए रखना, यानी जितने कटते हैं उसके बदले में लगाने भी चाहिए। और वनों की जो वृक्षों की वास्तविक वृद्धि है उसका पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करना। और तीसरा उपाय ईंधन के लिए वनों की कटाई पर कठोर नियंत्रण करना। और चौथा उपाय फर्नीचर तथा घरेलू जो साज सज्जा का सामान होता है उनके लिए लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग करना। और पांचवा जो उपाय है वो वनों को अग्नि से बचाना, वनाग्नि यानी वनों में आग लग जाती है उसको बचाना किसी प्रकार से। छठा उपाय है राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीवों या अभयारण्यों का विकास करना। सातवां उपाय है सामाजिक वानिकी का विकास करना। आठवां उपाय है स्थानिक पारिस्थितिकी दशाओं के अनुसार वृक्षारोपण करना। और नौवां उपाय है वनों का सर्वेक्षण करके उसके अनुसार उसका वर्गीकरण करना। और 10वां उपाय है वन संरक्षण तथा विकास का एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करना। एक प्रकार का मास्टर प्लान तैयार करना, कहने का मतलब है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जन जागरूकता, जन चेतना, यानी कि प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि वनों का महत्व कितना, वनों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या क्या लाभ होते हैं। तो जन चेतना और जन जागरूकता के माध्यम से और दीर्घकालिक जो मास्टर प्लान होता है उसको तैयार करके वन संरक्षण और उसका विकास किया जाना चाहिए। तो ये था एक वन विकास। अब अपने दूसरे टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो एक पर्यावरणीय अवनयन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पर्यावरण अवनयन का जो एक सबसे ज्यादा होता है वो जैसे मरुस्थलीकरण सामने लिखा हुआ है, जिसका डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं अपने। मरुस्थलीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिससे 600 मिलियन से अधिक लोग, मतलब 600 मिलियन से अधिक लोग तथा पृथ्वी के धरातल का 1/3 भाग प्रभावित है मरुस्थलीकरण से। पारिस्थितिकी विज्ञानों व पर्यावरणविद की दृष्टि से, पर्यावरणविदों की दृष्टि से मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध परिघटना है जिससे मानव द्वारा भूमि उपयोग पर दबाव के कारण, मानव द्वारा भूमि उपयोग के दबाव के कारण परिवर्तन होने से पारितंत्र, इकोलॉजी, इकोसिस्टम का अवनयन होता है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिससे उर्वरक भूमि शुष्क और अनुर्वरक मरुभूमि में बदल जाती है। उर्वरक भूमि और शुष्क अनुर्वरक भूमि यानी मरुभूमि में बदल जाती है। जैसे मरुस्थलीकरण एक जलवाष्पीय अथवा मर्दीय जिसको बोलते हैं और जैविकीय कारकों की अंतरक्रिया से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि जलवायु मर्दीय यानी कि और जैवीय यानी जलवायु, मर्दा और जैविक कारक से अंतर क्रिया से उत्पन्न होने वाली एक क्रिया है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि मरुस्थलीकरण एक प्राकृतिक परिघटना है। पहले ही अपने बता दिया कि प्रकृति द्वारा जो जलवायुवीय परिवर्तन या दोषपूर्ण भूमि उपयोग के कारण होती है। वस्तुतः जो जलवायु कारक होते हैं उनकी अपेक्षा अनुचित भूमि उपयोग करके इसके लिए अधिक उत्तरदायी मानी जाती है। वनस्पति आवरण को हटाने से, वनस्पति आवरण को हटाने से किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु में परिवर्तन हो जाते हैं। वन विनाश, अति पशुचारण इत्यादि क्रियाओं में मृदा उत्पादन के साथ साथ वर्षा यानी मृदा अपर्दन के साथ साथ में वर्षा,
तापमान, पवन वेग, ये भी परिवर्तन होते हैं। और इन परिवर्तनों से ये परिवर्तन किसी न किसी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के रूप में परिलक्षित होते हैं। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर यदि विश्व पर इस मरुस्थलीकरण का एक नजर डालें तो विश्व का 35% क्षेत्र मरुस्थलों एवं अर्ध मरुस्थली के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार विश्व के लगभग 100 देशों में आंशिक रूप से फैला हुआ है। और महाद्वीपीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा जो महान ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल अपने बोलते हैं उसका 75% भाग, अफ्रीका के 34% भाग, एशिया के 31% भाग, अमेरिका के 19% और यूरोप के 2% क्षेत्र पर मरुस्थलों का प्रसार एक आसन है, सन्निकट है और निरंतर वर्षा की कमी एवं प्रभावी जल व्यवस्था के अभाव में मरुस्थलों का प्रसार निरंतर जारी है और बढ़ता जा रहा है, जिससे मरुस्थलों की निकटवर्ती जो उपजाऊ भूमि भी इसमें चपेट में आ रही है। और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां एक कृषि आधारित कृषि जिसको बोलते हैं अपने वर्षा आधारित जो कृषि है, रेनफॉल एक फार्मिंग है, वो भी इससे प्रभावित होती है। और सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में मरुस्थलों के प्रसार का अधिक संकट होता है। आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में अपने इसी को भारत में जो मरुस्थलीकरण का विस्तार हुआ है, अन्य महाद्वीपों के स्तर पर हुआ है, उसको अपने डिटेल से करेंगे। धन्यवाद।